ठीक है काजल। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज पढ़ रहे हैं हम लोग पॉलिटी सिविक्स। तो उसमें जो पहला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने देखा। ठीक है। तो पावर शेयरिंग की बात कर रहे थे। तो हमने ये भी जाना कि पावर शेयरिंग होता क्या है, पावर डिवीजन क्या होता है। फिर पावर शेयरिंग को दो केस स्टडी से समझने की कोशिश की। और वो दो केस स्टडी कौन से थे? बेल्जियम और श्रीलंका की। ठीक है। केस स्टडी से समझना हमेशा आसान होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपको अच्छे से समझना है, डीपली अंडरस्टैंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल्स देने होते हैं ना। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको पकड़ा दिया गया, आपको कोई फॉर्मूला दे दिया गया, तो आप सिर्फ फॉर्मूले को लेकर नहीं बैठ सकते, आपको कुछ एग्जाम्पल्स लगाने होंगे। तब जाके उसका एप्लीकेशन समझ में आएगा आपको। ठीक है। बैठ करके सिर्फ ये पढ़ लेना कि कार कैसे ड्राइव करनी है, गियर चेंज करने के लिए क्लच लेके गियर चेंज करना पड़ता है, फिर एक्सेलरेटर देना पड़ता है, ब्रेक कैसे लगानी पड़ती है, ये सारी चीज़ें बैठ करके याद कर ले। लेकिन जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो एग्जाम्पल हमेशा देना होता है। तो बेल्जियम और श्रीलंका, दो कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया गया। दोनों में ही डाइवर्सिटी थी, अलग अलग तरह की कम्युनिटीज थी। ठीक है, अलग अलग तरह के लोग रह रहे थे। बेल्जियम में जो डाइवर्सिटी थी वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे थी, मतलब भाषा के आधार पे थी, भाषा के बेसिस पे थी। ठीक है। वहाँ का जो नॉर्थ रीजन था और जो साउथ रीजन था, उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रह रहे थे। 59% डच स्पीकर्स थे, 40% फ्रेंच स्पीकर्स थे। ठीक है। फ्रेंच ज़्यादा प्रॉस्परस थे, ज़्यादा डेवलप थे। तो प्रॉस्पेरिटी की वजह से थोड़ा सा बीच में तनाव, मन मुटाव तो बन ही जाता है, जलन हो जाती है। इसके अलावा ब्रसेल्स, जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, उसमें क्या कंडीशन थी? वहां पर फ्रेंच 80% थे और डच 20% थे। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट था उनका। पूरे कंट्री में, बेल्जियम में कौन ज्यादा था? डच ज्यादा थे। ठीक है। लेकिन ब्रसेल्स में फ्रेंच ज्यादा थे। इसी तरह से श्रीलंका की अगर हम बात करें तो 74% वहाँ की पॉपुलेशन सिन्हालीज है। सिन्हाल एक भाषा होती है बेटा, और रिलीजन उनका बुद्धिज्म था। ठीक है। इसी तरह से नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में, श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में तमिल्स है, इंडियन तमिल्स, और नीचे साउथ के रीजन में श्रीलंकन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कॉलोनियल टाइम पर लाए गए थे एज अ वर्कर काम करने के लिए, जब प्लांटेशन क्रॉप्स लगाई जा रही थी। प्लांटेशन क्रॉप्स का मतलब होता है टी, शुगर केन, रबर, इन सब की जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है ना। चाय, गन्ना, रबर की खेती, इन सबको। तो श्रीलंका बेल्जियम दोनों के एग्जाम्पल दिए गए, लेकिन दोनों ने अलग रास्ता चुना। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का रास्ता चुना, और श्रीलंका ने किसका रास्ता चुना? मेजोरिटेरियनिज्म का रास्ता चुना। ठीक है। बेल्जियम ने कहा कि हम बराबर सीट बांटेंगे, डच वालों को भी और फ्रेंच वालों को भी बराबर का रिप्रेजेंटेशन देंगे, ताकि दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, ताकि दोनों में कोई झगड़ा ना हो जाए, ताकि दोनों में कोई सिविल वॉर की कंडीशन जैसी ना बन जाए। लेकिन श्रीलंका में सिन्हालीज, जो कि बुद्धिस्ट हुआ करते हैं, उन्होंने अपनी बात थोपना चाहा बाकी के इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स के ऊपर। ठीक है। तो मेजोरिटेरियनिज्म, जब मेजोरिटी अपना व्यू पॉइंट, अपनी आइडियोलॉजी, या कह सकते हैं अपनी पॉलिसी थोपे माइनॉरिटी के ऊपर, और माइनॉरिटी का कोई बस ना चले, क्योंकि मेजोरिटी है, उनके पास पावर है, उनके पास ज़्यादा ताकत है। ठीक है। तो श्रीलंका में यही देखने को मिला। लेकिन आप किसी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा सप्रेस करोगे ना, तो एक ना एक दिन और पोस्ट से बाहर आती है। हम्म? तो जितना भी किसी को दबाया जाएगा, तो कुछ समय तक आप उसे सप्रेस कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि वो उठेगा और वो रिवोल्ट करेगा, वो बाहर आपकी तरफ फोर्स मारेगा। श्रीलंका में यही हुआ। श्रीलंका में मेजोरिटियनिज्म का रास्ता अपनाने का नतीजा ये हुआ कि वहां पे 30-40 साल सिविल वॉर चला, है ना। सिविल वॉर, जहां पर देश के ही लोग आपस में लड़ रहे हैं।
अब जब ये कंडीशन देखी वहां के तमिल्स ने, ठीक है, कि भाई सिन्हाली सब कुछ कर रहे हैं, बुद्धिज्म का बोलबाला है, हमारी कंडीशन खराब है, तो उन्होंने कहा कि हमको तो पूरा अलग ही नेशन चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने आपके साथ रह के देख लिया, हम लोग आपके साथ थे तो हमको क्या मिला, हमको सप्रेशन मिला, हमारे सारी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स सिन्हालीज को दे दी गई, एजुकेशन का फायदा उनको दे दिया गया, और पूरे देश में सिर्फ सिन्हाली भाषा ही बोली जाएगी, तमिल का कोई रोल नहीं है। तो इन सबसे बड़ा ही धक्का लगा उनको, उन्होंने रिवोल्ट किया, उन्होंने कहा कि हम पूरी दूसरी एक नया ही देश चाहिए, पूरी कंट्री अलग चाहिए। तो इस कंट्री अलग चाहने के लिए उन्होंने एक एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट चलाया। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का मतलब कि वॉयलेंस का रास्ता अपनाया, अपने ही देश के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। और उन्होंने एक आर्मी बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था LTTE, ये मैंने लिखवाया था। LTTE का मतलब है लिबरेशन टाइगर फ्रंट फॉर तमिल इलाम। तमिल इलाम का मतलब तमिल कंट्री। लिबरेशन टाइगर का मतलब कि मतलब उनका नाम पे हमको टाइगर बुला रहे थे कि हम लोग टाइगर हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं, एक नई तमिल कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। मैंने यही बताया था, राजीव गांधी की हत्या भी इसी चक्कर में हुई थी। राजीव गांधी ने श्रीलंकन गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था, इंडियन आर्मी भेजी थी श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ के जो LTTE वाले थे उनको लगा कि इंडियन सरकार हमारे खिलाफ जा रही है, तो एक LTTE के ही जुड़ा हुए एक लेडी थी, लेडी का नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, 1-2 साल पहले वो जेल से छूटी है, 1993 से जेल में है, जब से राजीव गांधी की डेथ हुई थी 1991, है ना, तब से लेकर के अभी तक वो है जेल में, है ना। तो अभी 1-2 साल पहले छूटी है वो, तो 20-25 साल 30 साल उसने जेल में बिताया। तो उसने एक बॉम्ब की माला पहना दी राजीव गांधी को, और राजीव गांधी की हत्या कर दी थी, मर्डर कर दिया था। तो पावर शेयरिंग बेल्जियम में लगाई गई, तो देखिए वहां पर क्या है, वो बेल्जियम आज एक पीसफुल कंट्री है, प्रॉस्परस कंट्री है, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। लेकिन श्रीलंका ने पावर शेयरिंग का रास्ता ना अपना के मेजोरिटेरिज्म का रास्ता अपनाया, मतलब मेजोरिटी का रूल अपनाया। तो उसका क्या हाल हुआ, 30-40 साल उसको सिविल वॉर जैसी कंडीशन देखनी पड़ी, हजारों लोग मारे गए। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, एक टॉपिक भी है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सबसे पहला तो सीधा सा आंसर, सीधा सा आंसर क्या है कि भाई हमें पता है दोनों देशों, दोनों कंट्रीज, दोनों देशों के बारे में, बेल्जियम के बारे में, श्रीलंका के बारे में। और हमने देख लिया कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग अपनाने का, यानी कि पावर को डिवाइड करने का अलग अलग कम्युनिटीज में, अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में बहुत सारे तरीके होते हैं पावर शेयरिंग के, हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आंसर अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, बिकॉज वी हैव सीन टू एग्जांपल्स, one of Belgium and the other one of Sri Lanka. Belgium followed the path of power sharing, while Sri Lanka followed the path of majoritarianism. And the result in Belgium was that a peaceful society was formed. Belgium is now a very developed country. It is an European country. It is also developed, and the headquarter of European Union is in Brussels. While Sri Lanka did not follow the path of power sharing, and what was the result? It witnessed civil war for more than 30 or 40 years. सिंपल सी बात है, लिख दिया हमने एक एग्जांपल दे करके। इसके अलावा क्यों करनी चाहिए पावर शेयरिंग, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कह रहे हो कि भाई डेमोक्रेसी लानी है, हमको डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनानी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता का रूल, अब्राहम लिंकन की डिफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो मिला के वहां पे सेंटर में कौन रहता है डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेसी के सेंटर में कौन रहता है, जनता रहती है, आम लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं, है ना।
तो अगर उनको पावर शेयरिंग नहीं करी जाएगी, वहां पर अलग अलग कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये डेमोक्रेसी तो कहलाएगी नहीं। तो डेमोक्रेसी होने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। ठीक है। अगर आप मुझसे कहें, अगर तुम मुझसे कहो कि सर, क्या कोई ऐसी सोसाइटी हो सकती है जो डेमोक्रेसी है लेकिन पावर शेयरिंग नहीं है, या कोई ऐसी सोसाइटी हो सकती है जहां पर पावर शेयरिंग के बिना डेमोक्रेसी लाई जा सकती है, तो ऐसा संभव है ही नहीं। पावर शेयरिंग नहीं है इसका मतलब वो डिक्टेटरशिप है। तो मेजोरिटी वहां पे फॉलो हो रही है ना, मेजोरिटी रूल चल रहा है। सर हम्म। सर पाकिस्तान में भी तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, अच्छा। पाकिस्तान में आर्मी रूल है। हम्म, सर बताओ। सर जैसे लास्ट ईयर था कि मतलब लिखा था कि जैसे पाकिस्तान चाइना ये सभी प्रिटेंड करते हैं कि हम हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। तो अगर डेमोक्रेटिक है तो क्या उनकी पावर, फिर डेमोक्रेटिक है तो फिर पावर शेयरिंग भी होना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी है ही नहीं, वो लोग दोनों ही, ना तो पाकिस्तान है ना चाइना है। रियलिटी बताता हूँ पाकिस्तान और चाइना की मैं। पाकिस्तान का क्या मामला है कि वहां पर इलेक्शन तो होता है, लेकिन वहां पर बात चलती है आर्मी की, माना जाता है आर्मी को। वहां की आर्मी जिसको चाहती है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। अब क्या ये सच में डेमोक्रेसी है कि आर्मी ही बना रही है सब कुछ? तो मतलब आर्मी रूल है, आर्मी जो चाह रही है वो कर रही है, तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। सर जहाँ पे भी इलेक्शन अगर होगा तो उससे हम डेमोक्रेटिक वो गवर्नमेंट लेंगे। ना, इलेक्शन का मतलब डेमोक्रेसी नहीं होता। इलेक्शन हो रहा है तो उसका मतलब डेमोक्रेसी हो ऐसे जरूरी नहीं है। इलेक्शन चाइना में भी होता है, इलेक्शन नॉर्थ कोरिया में भी होता है, लेकिन वो लोग क्यों वोट करने जाते हैं? वो लोग एक ही लीडर को वोट करने जाते हैं। चाइना में सी जिनपिंग को ही वोट पड़ेगा। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी अकेली पार्टी और कोई पार्टी है ही नहीं। रशिया में भी इलेक्शन होता है ना, वहां पे पुतिन को वोट पड़ता सर है जो सिर्फ। नॉ सर जो नॉर्थ कोरिया में जो है प्रेसिडेंट, वो चेंज नहीं हो सकते क्या? मतलब बहुत वहाँ के लोग भी नहीं खुश हैं उनसे। कैसे चेंज होंगे? देखो, अब तुम मुझसे पूछ रही हो, दो तरीके हैं चेंज होने के। या तो वहां बहुत बड़ा रिवोल्ट आए, बहुत बड़ा रिवोल्ट, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो, और बहुत बड़े रिवोल्यूशन में बेटा बहुत हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि सामने आपके जो खड़ा है वो डिक्टेटर है। वो आपके ऊपर टैंक चढ़ा देगा, आपको गोलियों से उड़ा देगा, आपके ऊपर मिसाइल दाग देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर लाखों लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, तब हो सकता है। या बाहर की कोई कंट्री घुस करके ऐसा करना चाहे, जैसे अमेरिका मान लो नॉर्थ कोरिया पे हमला कर दे, तब भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइल्स हैं जो अमेरिका पे छोड़ सकता है। और क्या पता नॉर्थ कोरिया के पास कोई न्यूक्लियर वेपन हाथ लग जाए उसके, तब तो बड़ा खतरनाक बात है। हम्म? बाकी वहां का एक लीडर वही रहता है हमेशा, वही मोनार्ची है पूरा वहां पर, वो राजा है तो राजा है ही, डिक्टेटरशिप है, उसी की बात चलेगी। तो मैं बात कर रहा था, इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया में भी होता है, रशिया में भी होता है, चाइना में भी होता है, लेकिन किसको चुनने के लिए? सिर्फ सी जिनपिंग को चुनने के लिए, सिर्फ पुतिन को चुनने के लिए, सिर्फ किम जोंग उनको चुनने के लिए। इससे हमको ये पता चलता है कि कहीं पे इलेक्शन हो रहा है तो जरूरी नहीं वो डेमोक्रेसी हो। इलेक्शन तो डिक्टेटरशिप के अंदर भी होता है। तो डेमोक्रेसी होने के लिए पावर शेयरिंग होना जरूरी है। पावर शेयरिंग का मतलब है कि सारी पावर, सारी ताकत सरकार के पास न रह जाए, कुछ कुछ जनता के पास रहे। हम लोग अगर अपने आप को डेमोक्रेसी बुलाते हैं, तो सरकार के पास नियम लागू करने की पावर है। हमारे पास क्या पावर है? हम अगले इलेक्शन में सरकार को गिरा सकते हैं, वोट ही नहीं देंगे उसको। हमारे पास आवाज उठाने की पावर है, प्रोटेस्ट करने की पावर है, हमारे पास कोर्ट जाने की पावर है। कोर्ट वहां पर फैसला सुना सकता है कि सरकार ने ठीक नहीं किया, और सरकार के फैसले को रद्द कर सकता है। तो पावर शेयरिंग है ना, पावर बटी, सबको मिली। तो मैं मुझसे ये नहीं कह सकता कि
मैं तुमसे ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम्हारे पास जितनी राइट्स हैं, तुम्हारे पास जितने अधिकार हैं वो मेरे से कम है। अगर तुम भारत के नागरिक हो, मैं भारत का नागरिक हूँ, तो दोनों के पास समान अधिकार है। ठीक है। तो पावर शेयरिंग है, बटा हुआ है। तो डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी इलेक्शन से निर्धारित नहीं होती, इलेक्शन तो बहुत जगह पे होते हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी थोड़ी होती है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, क्योंकि जो दबे कुचले लोग हैं, जो बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, ठीक है, बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो हैं, वो उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब देखो वो बैकवर्ड है, किस लिए बैकवर्ड है? कुछ वजह रही होगी, किसी ने उनको बैकवर्ड किया तभी तो बैकवर्ड हो गए। वो लोग खुद तो पैदा होके ये कहते नहीं कि मुझे बैकवर्ड रहना है, मुझे बैकवर्ड रहने में मजा आता है। उनको हिस्टोरिकली सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है। जैसे कास्ट सिस्टम ले लो, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं कास्ट की, उनको पीछे रखा गया, हमेशा अपॉर्चुनिटीज से डिवॉइड किया गया, डिप्राइव किया गया, वंचित रखा गया। तो रिप्रेजेंटेशन इनको मिलेगा जब उनके हाथ में थोड़ी ताकत आएगी। तो ताकत देने के लिए पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों के लिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। एक देश बनाने के लिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। ठीक है। देश किसी एक आदमी से नहीं बनता है। फिर से याद करो फ्रेंच एवोल्यूशन, फ्रेंच फिलोसोफर अर्न्स्ट रेनान क्या कहा था कि जो नेशनलिज्म है, जो नेशन है, वो शेयर्ड वैल्यूज से बनता है, शेयर्ड कल्चर से बनता है, हम शेयर्ड बिलीव्स से बनता है। अंतर देखना, उन्होंने सेम नहीं बोला बेटा, ये नहीं कहा कि सेम होना चाहिए, उन्होंने कहा शेयर्ड होना चाहिए। मतलब वो पीरियड मैंने भी देखा है, तुमने भी देखा है, हम लोग भी 2024 देख रहे हैं, तुम भी 2024 देख रही हो। 2024 में जो भी हो रहा है, चाहे इलेक्शन हो रहा हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे क्लाइमेट चेंज है, चाहे कोई इवेंट हो रहा है, चाहे वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, ये सब हम लोग विटनेस कर रहे हैं साथ में। तो वो शेयरिंग है। ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए डेमोक्रेसी डिजायरेबल है। समझ में आया? सॉरी, पावर शेयरिंग डिजायरेबल है।